4 से करते हैं स्टार्ट। 1 से करते हैं स्टार्ट। देखो दिया हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। अब ये आपको पहले बताना है कि भाई ये एपी में है कि नहीं है, और अगर एपी में है तो क्या बताना है, लिस्ट द नंबर इन्वॉल्व, मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। चलो अब मुझे ये बताओ क्या लिखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो देखो आपको ना इससे एपी बनाना है, जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया है वैसे वैसे उसको फ्रेज करना पड़ेगा। चलो देखो तो यहाँ पर फर्स्ट एक टैक्सी है, टैक्सी जैसे अपन बुक करते हैं ना तो उनका फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज फिक्स होता है। तो ये बोला है कि अगर एक टैक्सी है उसका फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना लगेगा, आपको ₹15 लगेगा, एंड ₹8 किलोमीटर फॉर द एडिशनल किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए तो उसका ₹15 आपको उसको देना पड़ेगा। उसके बाद आगे जितने भी किलोमीटर जाओगे आप, हर एक में आपको ₹8 देना पड़ेगा। यानी अगर आप 2 किलोमीटर चले, देखो 1 किलोमीटर चले तो ₹15 देना पड़ेगा, अगर 2 किलोमीटर चले तो कितना देना पड़ेगा, 15 प्लस 8 कितना हो गया 23। अगर 3 किलोमीटर चले तो अगेन इसमें प्लस 8 कर दो, 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा 31, अगेन 31 प्लस 8। देखो समझ में देखते ही साथ आ रहा होगा कि ये जो सीरीज बनेगी इन्फिनाइट तक जाएगी, ये एक एपी की सीरीज बनेगी। बिल्कुल अगर नहीं समझ में आया तो आप कॉमन डिफरेंस से भी समझ जाओगे। देखो आप 23 माइनस 15 करोगे तो कितना आ जाएगा 8, 31 माइनस 23 करोगे तो कितना आ जाएगा 8, अगेन 39 माइनस 31 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8। आ रहा है समझ में, तो द अबव सीरीज आ रही नहीं थी। खैर ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था समझने के लिए, सीधी बात है। फर्स्ट किलोमीटर 15 है, ₹15 लगेगा, उसके बाद हर एक के लिए आपको ₹8 देना है, तो कॉमन डिफरेंस तो 8 सेम ही है हर एक के लिए। आया कि नहीं आया समझ में, तो आप यहां पर बोल सकते हो देयरफॉर द अबव सीरीज आर इन एपी as the common difference is same। बस ज्यादा मैं लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखवा रहा हूं आपको, इतना सफिशिएंट। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है सबको, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी जल्दी करो। द अमाउंट ऑफ एयर, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको अगर आप पढ़ोगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब आपको बताना है कि सिचुएशन से अगर हम एक सीरीज बनाएं तो एपी की वो सीरीज बनेगी कि नहीं बनेगी। ऐसा थोड़ी ना है तुक्का मार के बताओगे, आपको सीरीज बनाना पड़ेगा ना। सीरीज कैसे बनाएंगे, कोई मुझे बता सकता है आप में से। तो को x ले लेंगे, फिर उसके बाद फिर 1/4 माइनस कर देंगे, फिर वो 1/4 माइनस करेंगे तो वो जो x माइनस 1/4 जो है वो रिमेनिंग एयर हो जाएगा, उसका 1/4 उसका फिर ये मैंने पहले बताया था ना वो x लेके। अब x लेके नहीं बताऊंगा यार, वो बहुत लंबा चला जाता है, एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको इसका। पहले मैं हमेशा ना इसको x लेके बताता था, है ना। अब तुम लोग की कोविड बैच है तो मैं जितना हो सके इजी हो सके मैं उतना इजी बताता हूँ। x लेके करोगे तो थोड़ा सा वो एक पेज का चला जाएगा। अब इसको ना एक काम करते हैं, देखो क्वेश्चन में कहीं कोई वैल्यू मेंशन नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि उस सिलेंडर में कितना ऑक्सीजन है या कितनी एयर है, तो आप एज्यूम कर सकते हो अपने मन से, ये आपके पास ऑप्शन है। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट द टोटल एयर, लिखो मत करो पहले समझो, लेट द टोटल एयर इन सिलेंडर be 100, let the total air in cylinder be 100। अब वो 100 यूनिट कुछ भी हो सकती है, वो यूनिट में मैं कोई भी यूनिट मेंशन नहीं कर रहा हूँ, भी 100 यूनिट, ठीक है। उस सिलेंडर में कितना एयर है 100 यूनिट, ठीक। लीटर में किसी में भी किस में भी ले लो, वॉल्यूम के हिसाब से लोगे तो मैं इसलिए यूनिट मेंशन नहीं किया, 100 यूनिट। अब देखो एक सिलेंडर में 100 यूनिट एयर प्रेजेंट है, एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है उस सिलेंडर के ऊपर में, जैसे आपका डीओ का ऊपर में वो लगा होता है ना, तो जब आप उसको एक बार स्प्रे करोगे तो उसमें से 1/4 ऑफ एयर बाहर निकल जाएगी, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग बाहर निकलेगी। देखो लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर
व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव 1/4 ऑफ द, इसको ध्यान से पढ़ो बस, है ना, क्या लिखा है ये, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। यानी जब भी आप उसको ऐसा वैक्यूम करोगे ना या पंप आउट करोगे तो उसमें से हमेशा 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर बाहर निकलते जाएगी। जितने बार पंप करोगे 1/4 ऑफ द रिमेनिंग बाहर निकलते जाएगी। यहाँ तक कोई सर डाउट किसी को? हाँ बोलो बोलो। सर उसको एक्स नहीं ले सकते? बेटा उसको एक्स ले सकते हैं, एक्स लेके ही मैंने पहले बताया था, तुम भी थे शायद उस समय, या अपूर्वा भी थी, मैं तुम लोग को एक्स लेके ही बताया होगा, लेकिन वो उससे ना डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं तुमको थोड़ा सा और इजियर वे बता रहा हूँ इसको प्रूव करने का, ठीक है ना। आप चाहो तो एक्स लेके भी कर सकते हो, थोड़ा सा और इजी कर रहा हूँ उसको मैं। चलो देखो, नाउ सिलेंडर में 100 यूनिट की एयर मैंने एज्यूम कर लिया। अब जब वैक्यूम पंप पहली बार पंप करेगा उस सिलेंडर में तो कितनी एयर बाहर निकलेगी, 1/4। तो अगर फर्स्ट पंप हम करेंगे, देखो ध्यान से देखो, शॉर्टकट में ही लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट पंप करेंगे तो 1/4 ऑफ द एयर निकलेगी, 1/4 ऑफ 100। तो 1/4 ऑफ 100 कितना होता है, 1/4 ऑफ 100 कितना हो जाएगा यार, 25 यूनिट, करेक्ट है। यानी कि जब पहली बार वो पंप जो है वो सिलेंडर से पंप आउट होगा तो 25 यूनिट एयर बाहर निकल जाएगी। अब 25 यूनिट जो ये एयर है ना ये बाहर निकल गई। अब ये बाहर निकल गई तो कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, दैट इज 100 माइनस 25 विच इज नथिंग बट कितना, 75 यूनिट। बोलो करेक्ट है। और अब जब सेकंड पंप होगा, अब जब सेकंड पंप होगा तो हर पंप में, हर पंप आउट में कितना एयर बाहर निकलेगा, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो वही देखो, फर्स्ट पंप होने के बाद रिमेनिंग बच गई 75। अब वापिस से जब आप सेकंड पंप करोगे तो कितना एयर बाहर निकलेगा, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी 1/4 ऑफ 75। तो बताओ कितना एयर हो गई, कितनी एयर निकलेगी, 75/4, ऐसे लिख दूं इसको अभी के लिए, 75/4 यूनिट। बोलो क्लियर है। नाउ उसके बाद फिर से बताओ, अगर 75/4 यूनिट एयर फिर से निकली है तो कितना एयर बचेगा, रिमेनिंग एयर कितना आ जाएगा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, पहले कितना था भाई 75, इस 75 में से कितनी निकल गई, 75/4 निकल गई, कितनी बचेगी, इसको पॉइंट में कर दो यार, इसको पॉइंट में कर दो, फालतू इतना इतना लंबा कितना हो रहा है, 18.75, 18.75 यूनिट ये एयर निकल गई। ठीक, 75 यूनिट जो बची थी सेकंड पंप के बाद 18.75 जो एयर है उससे बाहर निकल गई। बोलो करेक्ट है। फिर रिमेनिंग कितनी बच जाएगी, 75 माइनस 18.75, बताओ कितना आ गया, 75 माइनस 18.75, बताओ कितना आ गया, 56.25 की 56.25 यूनिट। अब बताओ जब थर्ड पंप होगा, थर्ड से ज्यादा करवाऊंगा नहीं, टेंशन मत लो। अब जब थर्ड पंप होगा तो थर्ड पंप में कितनी एयर बाहर निकलेगी, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितनी बची, 56.25। बोलो करेक्ट है। तो ये कितनी एयर बाहर निकल जाएगी, 56.25/4, है ना। ये कितना आएगा एक बार करके बताओ यार, 14.0625, करेक्ट है। अब देखो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन ये बोला था द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब आप मुझे क्या रिमेनिंग के लिए, हाँ रिमेनिंग के लिए माइनस करना पड़ेगा, बताओ रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 56.25 माइनस 14.06 ले लो बस, चल जाएगा। बोलो 25 ले लो, चलो कितना 40 है, 42.187 नहीं हो पा रहा है ना, बड़ी माइनस करेंगे, चलो 140625
देखो सिखाता हूँ, ये कैंसल हो, ये 2 है, ये देखो 2 कैंसिल होगा, 1 3 14 है ना, अगेन ये 10, ये 9, ये 10, ये 5 7, कितना बच गया 8 1.24, दुनिया के बाहर बता रहे थे, कितना आ रहा है 42.1875। अब देखो यहाँ पर, अब हम ना एपी आसानी से चेक कर सकते हैं, इसमें चेक करो। पहला बताओ, अच्छा देखो कितना एयर बच रहा है हर बार सिलेंडर में, उसका हमको सीरीज बना के चेक करना है कि भाई एपी में है कि नहीं। बताओ पहले कितना था एयर 100, अरे पहले कितना था 100, बाद में कितना हो गया 75, उसके बाद में कितना हो गया 56.25। मेरी सजेशन लेना, आप यहाँ तक ये स्टेप तक करना ही मत, आपको दो ही स्टेप में समझ में आ जाएगा, क्योंकि 3 वैल्यू है हमारे पास, काफी है एक ही है कि नहीं बताने के लिए, क्योंकि ये पहले ही फॉल्स होने वाला है। चेक कर लो उसको, आप 100 माइनस 75 करो, 100 माइनस 75 करोगे 25 आएगा, और दिस माइनस दिस करोगे तो पॉइंट आ गया, ब्लंडर हो गया यहीं पर, है ना। कितना आ जाएगा बताओ माइनस करके, करूं मैं करके बताओ। हाँ हाँ -25 आएगा, 75 माइनस 100 इज -25। अब इसको माइनस करके बताओ 56.25 18.75 माइनस 18.75। तो देखो दो ही स्टेप करने की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप में पंप किए 75 आ गया, सेकंड पंप करे बस ये, बस रिमेनिंग में देखो 100 75 56.25। बताओ कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं इट इज नॉट एन एपी। आया क्या समझ में? इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। बस आपको समझना ये था कि भाई अगर एक सिलेंडर में 100 यूनिट है मान के चलो एयर, तो पहले पंप में उसमें से 1/4 एयर निकल जाएगी, तो कितनी बचेगी 75 बच जाएगी, 25 निकल जाएगी। उसके बाद फिर से पंप करोगे तो जो रिमेनिंग था उसका 1/4 फिर निकल जाएगा, यानी 75/4 निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर रिमेनिंग बच जाएगी 56.25। तो ऐसे ही करके आपको जो सिलेंडर में रिमेनिंग एयर बची हुई है उसका आपको सीरीज बना के देखना था। तो ये कहीं से भी एपी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको थर्ड पंप तक जाना ही नहीं है बेटा, यहाँ जाओ ही मत इतना दूर तक। क्यों इतनी हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन करोगे, आप बोर्ड में टाइम वेस्ट करोगे। फर्स्ट सेकंड पंप में ही आपको समझ में आ जाएगा, 100 75 56.25 में समझ में आ जाएगा कि ये एपी नहीं है। क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन वाले क्लियर है यहाँ तक? यस बस आप सेकंड स्टेप तक लिखो, थर्ड में जाओ ही मत ना, जरूरत ही नहीं पड़ी इतना हार्ड एंड, इतना क्यों कैलकुलेशन करोगे फिर। तुम लोग की क्या आदत होती है, अब लिख दोगे ना कॉपी में तो एग्जाम में पढ़ डालोगे और कर भी दोगे वैसे का वैसे, है ना। तो मत करो उसको, उतना जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं रब भी कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसको करने की। चलो देखो यहाँ पर पहले थर्ड बता, थर्ड देख लो जल्दी से। क्या दिया था? कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये तो तुरंत समझ में आ रहा होगा। देखो पहले मीटर का अगर तुम वो खोदोगे गड्ढा तो 150 रुपीज उसको देना पड़ेगा। उसके बाद हर एक मीटर आगे बढ़ाने के लिए उसको कितना रुपए देना पड़ेगा? 50 रुपीज देने पड़ेंगे। तो 1 मीटर के लिए 150 रुपीज लगेगा। अगर 2 मीटर गहराई से आप गड्ढा खोदते हो या खुदवाते हो किसी से, तो कितना लगेगा? 200। तब भी नहीं जा पा रहे होगे अंदर, तो और 50 मीटर और उससे करवा लेना, उसके बाद दफन ही हो जाना उसमें, है ना। 300 मीटर तक हो जाएगा तुम लोग का। अरे तो बहुत ज्यादा हो गया। खैर आया क्या समझ में यहाँ तक? क्लियर है? ये एपी को फॉलो करेगा। कॉमन डिफरेंस जो है इसका 50-50 का आएगा, करेक्ट है ना। तो दिस इज एन एपी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला में, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप अमाउंट का फॉर्मूला पढ़े होगे 8th क्लास में। अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus R by 100 की पावर n, है ना। where R is a rate, P is a principal, n is a time in year।
और सीआई का इसमें फॉर्मूला हम निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता था तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते थे, अगर याद होगा तो आप लोग को। खैर ये क्वेश्चन अब याद आया थोड़ा थोड़ा, है ना। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r बाय 100 की पावर n। अब देखो क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीस 10,000 इज डिपॉजिटेड। इतना पैसा डाला है उसने, यानी ये प्रिंसिपल हो गया, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है कितना, रुपीस 10,000। याद रखना ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी पूछ देता है। अच्छा बताओ, रेट 8%, r इज इक्वल टू क्या दिया है 8%। अब आपको ये पूछ रहा है कि ये एपी को फॉलो करेगा क्या। मैं बता देता हूँ ये एपी को फॉलो करने ही नहीं वाला है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट होता ना तो वो एपी को फॉलो करता। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, बड़ा बेसिक सा चीज है ये। मान के चलो आपने बैंक में पैसे डाले और आपने सिंपल इंटरेस्ट में डाले, तो मान के चलो आज आपने 10,000 डाला, आज आपने 10,000 डाला, एक साल में वो आपको बैंक आपको इंटरेस्ट दिया, मान लो 500 रुपीज। कितना दे दिया 500 रुपीज। तो अब आपके अकाउंट में कितना हो जाएगा 10,500। नेक्स्ट ईयर जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट में, सेम इंटरेस्ट मिलेगा कितना 500। तीसरे साल में भी कितना मिलेगा 500, चौथे साल में भी कितना मिलेगा 500। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो स्टार्टिंग में आप अमाउंट डाल देते हो ना, उसी के बेसिस पे हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी इंटरेस्ट सेम रहता है, इंटरेस्ट बदलता नहीं। पहले बताओ ये आया समझ में। उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि नुकसान है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान के चलो आपने 10,000 रुपीज बैंक अकाउंट में डाला, एक साल में आपको 500 रुपए मिला, तो नेक्स्ट ईयर अब आपके अकाउंट में कितना हो गया 10,500। तो दूसरे साल में ना वो आपको उस 10,500 पे आपको इंटरेस्ट निकाल करके देगा। आया ना समझ में, क्योंकि अब आपके पास टोटल 10,500 हो गया ना। तो हम जनरली सारा जगह कंपाउंड इंटरेस्ट ही फॉलो होता है। जैसे आपके पास बैंक अकाउंट में 10,000 है, उसमें 500 इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो भाई नेक्स्ट ईयर में वो जो आपको इंटरेस्ट देगा वो 10,500 पे देगा, ना कि 10,000 पे देगा। उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। आया ना समझ में। तो ये समझ पा रहे होगे आप कि पहले 10,500 था, फिर सपोज कर लो नेक्स्ट ईयर में 10,600 हो गया, तो ये अमाउंट बदलता चला जाएगा, करेक्ट है ना। तो सेम तो रहेगा नहीं। तो ये एपी को तो कभी फॉलो नहीं करने वाला, ये तो हमको मालूम है, लेकिन कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा उसको। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले टाइम को 1 ईयर ले लो पहले साल के लिए। अब हमको किसके लिए एपी चेक करना है, अमाउंट के लिए एपी चेक करना है, ठीक है ना। हमको अमाउंट निकालना है, पहले साल पे कितना अमाउंट मिलेगा, दूसरे साल पे कितना मिलेगा, तीसरे साल पे कितना मिलेगा। तो देखो अगर फर्स्ट ईयर के लिए निकालोगे तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर क्या n। तो इसको सॉल्व करने में बस थोड़ा सा दिक्कत जाती है, लेकिन कर लोगे आप लोग, इजी है ये। देखो 10,000 इंटू 1 प्लस R कितना है 8 बाय 100, टाइम अभी कितना लिया है हमने 1। तो बताओ कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 8 बाय 100। बोलो करेक्ट है, एलसीएम लिया मैंने। तो कितना आ जाएगा ये, A इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन कितना 100, करेक्ट है। नाउ देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो अमाउंट आ गया रुपीज 10800। बोलो करेक्ट है। ये आपका फर्स्ट ईयर में आया अमाउंट। अब आपको सेकेंड ईयर का निकालना पड़ेगा, बस 2 ही साल का निकालना, उससे ज्यादा निकालने की हिम्मत नहीं कर पाओगे तुम। अब देखो यहाँ पर, नाउ फॉर 2 ईयर, फॉर टाइम t इज इक्वल टू 2 ईयर। अब 2 साल लोगे तो फिर से सेम फॉर्मूला लगाना, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 की पावर t। अब बस फर्क इतना है कि t के जगह आपको 2 ईयर रखना है, बाकी सब सेम रखाएगा। 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाय 100 की पावर 2। बोलो गुरजोत। सर उसमें जब साइड इफेक्ट देंगे तो उसका नहीं बेटा वो 90800 नहीं वो ऐसा ही करते थे, ऐसा ही याद आ रहा हो, 8th क्लास में करते थे हम, CIC निकाल।
एसआई में फिर उसको प्रिंसिपल ले लेते थे, फिर इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते थे, P into R into T by 100। ये ऐसे निकालो, ऐसा निकालो, इजी पड़ेगा। इनटू ये कितना हो जाएगा 108 by 100 का स्क्वायर। अब समझ में आ रहा होगा मैं टाइम 3 ईयर के लिए क्यों निकालने मना कर रहा हूँ, है ना, जान निकल जाएगी बोर्ड में आपकी। कैलकुलेशन ना बेटा सीआई की हमेशा थोड़ी सी लेंदी मिलेगी। खैर ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, कैंसिल हो गया, नहीं तो पॉइंट में आता है तो और सताता है। 108 into 108 करके बताना कोई कितना आ जाए। 11664। तो अब आपके पास 3 आ गए डेटा। पहले 10,000 था, फिर आया 10,800, फिर आया 11664। आप चेक कर लो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा होगा, तो ये एपी में नहीं है। पहले से भी मालूम है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट एपी कहां से होगा, हर साल इंटरेस्ट बदलेगा, तो फिर बढ़ते जा रहा है ना, आपके अकाउंट में पैसे रखे रहोगे तो बढ़ते चले रहे। हो गया ये कंप्लीट पूरा ना, फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज चालू करो। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट मैं आपको पहले बताता हूं, फिर आप उसके आगे के क्वेश्चन ट्राई करके देखना। प्लीज देखो यहां पर, इसमें ना एपी में आप पहले ये देखो, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। एपी में हमने एन का फॉर्मूला पढ़ा था, एन यानी ए एनथ टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज ए प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ an का, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। और ये फॉर्मूला से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको a और d की वैल्यू मालूम हो। a d और n अगर आपको मालूम है तो आप an के फॉर्मूले में कोई भी टर्म्स आप निकाल सकते हो। तो कुल मिला के इस पूरे एक्सरसाइज में ना यही फॉर्मूले हमको लगाने हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। a होता है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें से ना बेटा कोई भी 3 देगा और एक निकालने बोलेगा, या तो an दे देगा, a दे देगा, d दे देगा तो n निकालने बोलेगा, या तो n देगा d बोलेगा, an दे देगा तो फिर a निकालने बोल देगा। इस टाइप के कॉम्बिनेशन है आपके फर्स्ट क्वेश्चन में। आ रहा है क्या समझ में? तो बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला याद होगा तो फटाफट बनता जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसको करना है, सॉल्व करना पड़ेगा आगे, इतना आसान नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा आगे, इक्वेशन भी बनेगी आगे। अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट के फर्स्ट में देखो आपको a दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखो, a कितना दिया है बताओ 7, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 3, और n कितना दिया है 8। आपसे an पूछ रहा है वो, तो बताओ an इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, करेक्ट है। तो n 8 यानी आपको 8th टर्म निकालना है। 8th टर्म का मतलब क्या हो गया, a 8 आपको निकालना है, n की जगह 8 रख दो, बताओ कितना आ जाएगा। a है 7 प्लस 8 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, d कितना है 3, तो बताओ कितना आ जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 7 21, तो 21 प्लस 7 28, तो कितना आ गया आपका 8 28। आया क्या समझ में? तो यहां पर आएगा आपका 28। क्लियर है? आप आंसर चेक कर लो। पहले बताओ ऑल ऑफ यू गॉट इट और नॉट, है ना? तो प्लीज दिमाग लगाते जाओ। अब एक बार सेकंड बना के देखो। फर्स्ट तो मैंने बता दिया। नाउ प्लीज मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको a दिया हुआ है -18, d निकालना है, n दिया हुआ है आपको कितना 10, और an दिया है 0, an दिया है 0। किसका किसका बन गया सेकंड, प्लीज रेज योर हैंड। अरे वाह, गुड, बढ़िया। डाउट ही रहेगा तुमको आखिरी तक। 0 को 0 रखो ना, 0 को मैं क्या, उसमें क्या है रखने में, an की जगह 0 रख दे, क्या प्रॉब्लम है यार। a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, an की जगह 0 रख दो, a दिया है ठीक क्या, प्लस n की जगह 10 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, -18 को इधर भेजोगे +18 हो जाएगा। 2 आ रहा है? यस सर 2 आ रहा है। ठीक है, d आ गया आपका 2। ठीक,
प्लीज सॉल्व द थर्ड वन। अगर थर्ड क्वेश्चन बनाए होगे आपने तो थर्ड में आप ट्राई कर लो, मैं बताऊंगा। थर्ड में ए आपको निकालना है, बी आपको दिया है -3, एन दिया है आपको 18 और एन दिया है आपको -5। अगेन एन का फॉर्मूला मालूम है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ बी। तो एन के जगह आप -5 रख दो, मस्ट बी इक्वल टू ए निकालना है, प्लस एन है 18, तो 18 माइनस 1 हो गया 17 इंटू डी दैट इज -3। क्या आ जाएगा? -5 इज इक्वल टू ए, 3 7 जा 21, 3 1 जा 2, 3 4 5 51 आ रहा है, माइनस प्लस माइनस, तो ये -51 आ जाएगा, करेक्ट है। 17 इंटू -3 इज -51। इस -51 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो -5 प्लस 51 इक्वल टू ए, तो ए कितना आ जाएगा आपका? 46। तो ए आ गया आपका 46, ए आ गया आपका 46। बोलो बन गया था? ये भी सबका बन गया था, आंसर करेक्ट आ रहा है हर एक का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि आंसर करेक्ट आए सबका, है ना, बनना चाहिए। अब ये सारे बेसिक क्वेश्चंस बनने चाहिए, नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, बोल रहे थे कई लोग बताने। बताओ ए कितना दिया है? आ गया, ए दिया है -18.9, डी दिया है आपको 2.5, एन आपको निकालना है और एन आपको दिया है 3.6। डेसिमल में है तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। देखो an इज इक्वल टू है a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। तो अभी तक तो ये याद हो गया होगा, इतने बार फॉर्मूला लिख लिया हमने, है ना। an दिया है कितना? 3.6 इज इक्वल टू a, निकाला क्या था? a कितना दिया है? -18.9 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, d कितना है? 2.5। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, इसको पहले इधर भगा दो, तो 3.6 प्लस 18.9 मस्ट बी इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 2.5। मैं जानबूझ के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पर, क्या करना चाहो तो कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ इसको ऐड करके 3.6 प्लस 18.9 कितना आ रहा है? 3.6 प्लस 18.9 22.5 है ना। अब देखो 22.5 n माइनस 1 इंटू 2.5 है, तो ये 2.5 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो ज्यादा इजी पड़ेगा। 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 n माइनस 1, तो देखो ये सीधा कैंसिल हो जाएगा। 2.5 है और ये 22.5 है, कितने जा जाएगा? 5 जा, सॉरी सर, 25 9 जा डायरेक्ट जा रहा है, ठीक। तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूं मैं भाई, 9 आ जाएगा ये। आप डिवाइड करके देख लो, अब ज्यादा होता है तो यार ऐसा करके देख लो ना, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो और फिर कैंसिल कर लो। 5 5 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 9 जा, आ तो रहा है यार, 9 आएगा। आप देखो चेक करो, 9 आएगा। तो ये आ गया आपका 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 और फिर ये -1 को इधर भगा दो, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो कितना आ गया? 10 मस्ट बी इक्वल टू n आया था यहाँ पर। प्लीज रेज योर हैंड, किसका किसका आ गया था n 10। फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया होगा आई थिंक सो। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन में an निकालना है, हाँ सेम है, a प्लस n माइनस 1 विच इज 105 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, कितना? 0। ये तो एकदम बच्चों वाला हो गया। तो an कितना हो गया? 3.5 आ जाएगा। ये तो 0 से 0 को इससे कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करो 0 ही बन जाएगा, तो ये तो 0 हो गया आपका। तो an आ गया 3.5। तो मेरे ख्याल से ये सबका हो गया होगा कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई द 30th टर्म ऑफ द एपी इज। अच्छा है, एमसीक्यूज में दिया है तो बढ़िया बात है, ठीक है।
हाँ देखते हैं, मैं आंसर मुझे नहीं मालूम है। देखो प्लीज यहाँ पर देखो क्या दिया है, 30 टर्म का मतलब n कितना दिया है 30। अगर आपको बोला है कि 30th टर्म निकालो, इसका मतलब n आपको 30 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 10, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 माइनस 10। 7 माइनस 10 करोगे तो कितना हो जाएगा -3 होगा बेटा। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूं हड़बड़ नहीं करना। कॉमन डिफरेंस के केस में ये याद रखना, हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि ये 7 माइनस 10 होगा तो -3 आएगा। अगर आपने +3 लेके बना लिया ना, तो आप देखना +3 के हिसाब से भी ऑप्शन दिया होगा, तो वहां पर गलतियां होती हैं। तो आपका जो डी आएगा वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 10 हो जाएगा -3। तो आपको 30 टर्म निकालने बोला है, निकालो। A30 अगर निकालने बोला है तो A30 हो जाएगा A विच इज 10 प्लस 30 माइनस 1 टाइम्स ऑफ D विच इज -3। तो बताओ कितना आ जाएगा 10, 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29 इंटू -3। तो 10 माइनस 87 कितना हो जाएगा -77। तो आंसर इज सी। आ रहा था सबका? किसका किसका एक बार में करेक्ट आया ये? अरे निकालना सीखो, अब तक आंसर नहीं आया ना तो फिर तुम्हारा बनाना नहीं बनाना एक ही बात है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म देख लो यहाँ पर, ये अगर कभी माइनस साइन में मिस्टेक होती है तो मैंने हमेशा समझाया ब्रैकेट लगा लो, दिस इज अ सेकेंड टर्म और दिस इज अ फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो ऐसे लिखते हैं, है ना। तो डी कितना हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस इट विल बिकम +3। कभी भी साइन में अगर गलती होती है तो ऑलवेज यूज टू अप्लाई द ब्रैकेट्स, ये आपकी मिस्टेक को कम कर देगा। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू -1 प्लस 6/2, तो d कितना हो जाएगा 5/2। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5/2, करेक्ट है। तो आप बताओ कौन सा टर्म निकालना था, 11th टर्म निकालना है, तो A11 निकालो। A11 में A फर्स्ट टर्म क्या है -3 प्लस 10 इंटू डी कितना है 5/2, तो अगेन 2 5s are 10, तो A11 आ जाएगा -3 प्लस 5 5s are 25, तो -3 प्लस 25 विल बिकम 22, तो A11 आ जाएगा आपका 22। बोलो करेक्ट है? आया समझ में? बेटा तुम जब बोल रहे हो ना बन रहा है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अटके हो। तो वही चीज तो मैं बोलता हूँ कि पूछते नहीं हो ना तुम लोग, क्या बोलते हो कि बन रहा है। ये बन रहा है स्टेटमेंट से मैं क्या समझू बताओ, पूरी क्लास का बन गया है, यानी अगर गलत भी हो रहा है नहीं भी आ रहा है तो तुम लोग बन रहा है बोलते हो। बोलो ना नहीं बन रहा है तो मैं तुरंत बता दूंगा, मैं रुका था सिर्फ तुम लोग के लिए। कभी भी कहीं डाउट आता है, देखो माइनस साइन में गलती किए थे क्या, तो ब्रैकेट्स यूज किया करो। देखो ये ब्रैकेट्स आपको हमेशा ये इस चीज से बचाएंगे। अब ये देखो, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये सेकेंड टर्म ये वाला माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस, करेक्ट है ना। कभी भी साइन कन्वेंशन में किसी की भी गलती होती है, ऑलवेज अप्लाई द ब्रैकेट्स। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। पहला बनाना क्या बड़ी बात है, चलो देखो स्टार्ट करें थर्ड क्वेश्चन प्लीज। देखो यहाँ पर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑनलाइन वाले किसके किससे बन गया भाई थर्ड का फर्स्ट, जस्ट रेज योर हैंड, किससे किससे थर्ड का फर्स्ट बन गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इधर ऑनलाइन में किसी किससे फर्स्ट क्वेश्चन बन गया है? सर बन गया है। बन गया रश्मित, ठीक है। और यस सर। ठीक है, अरे वाह कुछ नहीं, गुड बढ़िया, 1 2 लोग से बना है बस। चेक करो इधर, ऋषिका फिर गायब हो गई आज। इधर इधर देखो, इधर देखो यार, अब प्लीज सामने देखो ना, पूछे हो तो 2 मिनट, जिससे बन भी गया प्लीज सामने देखो पेन डाउन करके, इससे ना तुमको आगे की भी क्वेश्चंस कंसेप्ट समझ में आएंगे। देखो समझा रहा हूँ, ये बॉक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको प्लीज समझो आप। अब देखो पहली चीज तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये टर्म्स लिखे हुए हैं,
ये इसका फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, ये इसका सेकेंड टर्म है और ये इसका क्या है, थर्ड टर्म है। बोलो करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2-26 दिया हुआ है हमको, और ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं, ये जितनी भी सीरीज है, ये ऑलरेडी एपी है, ये हमको बताया हुआ है। द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी, हमको ऑलरेडी मालूम है कि ये एपी में है। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर ये तीनों एपी में होंगे तो क्या इनके कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए? अगर मैं इसको x ले लूं, सपोज करो मैं अगर इसको x ले लूं, तो इज इन दिस माइनस दिस x -2 और 26 - x, ये दोनों सेम आना चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों एपी में है तो इनके कॉमन डिफरेंस क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो अब बताओ, अगर मैं इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, x -2। अगर ये तीन टर्म इक्वल में है तो x -2 इक्वल आना चाहिए किसके, 26 - x के, क्योंकि 26 - x भी आपको कॉमन डिफरेंस निकाल करके देगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो x -2 जितना होगा ना बेटा, उतना ही आपका 26 - x भी होना चाहिए। बोलो राइट और नॉट। यहां से देखो आपकी इक्वेशन जनरेट हो गई। कभी भी याद रखो, अब ये थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। आ रहा ना समझ में? एक इक्वेशन भी बनेगी और हो सकता है अगर दो अननोन होंगे तो दो इक्वेशन भी बनानी पड़ सकती है। आ रहा है ना समझ में? क्या बोला मैंने अभी? एक इक्वेशन कैसे बनाई मैंने, कॉमन डिफरेंस से, कि भाई अगर ये तीनों एपी में है तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखो इससे एक इक्वेशन आया, ये -x इधर ला लो, तो x + x = 26, -2 को उधर ले जाओ +2, तो बताओ x + x कितना हो जाएगा, 2x, और 26 + 2 28, तो x कितना आ जाएगा, 28/2, तो कितना आ गया x, 14। आया कि नहीं आया समझ में? थर्ड टर्म 96 है तो 8 बिल्कुल निकाल सकते थे फॉर्मूले से बिल्कुल निकाल सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए बताया कि भाई याद रहना चाहिए आपको, अगर तीन टर्म एपी में है तो उनके कॉमन डिफरेंस सेम रहेंगे। ये ज्यादा इजी पड़ा ना। क्यों इक्वेशन बनाएंगे? इक्वेशन वहां बनाएंगे जब ये पॉसिबल नहीं होगा, ये करना पॉसिबल नहीं है तो इक्वेशन बना देंगे। अब जब ये तीन ही टर्म है, बीच वाला टर्म पूछ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस किससे निकाल लो, बहुत इजी पड़ेगा। आया समझ में क्या बोला मैंने? जब इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी तो इक्वेशन भी बनाएंगे। खैर बताओ, यहां तक आया समझ में सबको? एनीवन हैविंग एनी डाउट? ऑनलाइन वाले जल्दी से आंसर करो। एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, sir. अच्छा, आगे बढ़े। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो भी ठीक था, फर्स्ट टर्म मालूम था। सेकंड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी आप नहीं निकाल पाओगे, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? हाँ नहीं, कॉमन डिफरेंस दिया नहीं हुआ है, ऐसा बोल रहा था मैं। कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ है, यानी विजुअली देखोगे तो नहीं दिखेगा, और आपको फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया हुआ है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगेन हाँ, जैसे देखो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को कंपेयर करोगे सेकंड क्वेश्चन से, तो देखो यहाँ पर ये 3 दिया था, बीच वाला फाइंड करने बोल रहा था, वैसा कुछ यहाँ पर भी नजर आ रहा है? चेक करो, जैसे यहाँ पर 3 टर्म दिए थे, बीच वाला टर्म फाइंड करने के लिए बोला था, क्या वैसे यहाँ पर भी ये 3 टर्म है, बीच वाला टर्म निकालने बोला है? तो अब सेम जैसा हमने फर्स्ट निकाला था, ये बॉक्स की वैल्यू जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली थी, क्या सेम सेकंड क्वेश्चन में भी ये बॉक्स की वैल्यू वैसे निकाल सकते हो आप? और Yes, sir. ये बॉक्स की वैल्यू आ गई ना बेटा, तो कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, तो उससे फर्स्ट बॉक्स आराम से पता चल जाएगा क्या है। तो पहले आप इस बॉक्स की वैल्यू निकालो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था, सेम वैसे ही एग्जीक्यूट करो और इस बॉक्स की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे कितनी आएगी। 8. 8 आ रहा है? अच्छा मुझे ये बताओ, इसको बना लिया होगा सबने? अगर आपने इसको x एज्यूम किया होगा तो आपको मालूम है कि x - 13 मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3 - x, क्योंकि अबाउट टर्म आर इन एपी। बोलो करेक्ट है? अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो x - 13 मस्ट बी इक्वल होना चाहिए 3 - x के। तो यहां से भी x इधर लाओ, x + x = 3 + 13, तो कितना हो जाएगा, 2x मस्ट बी इक्वल टू 16, तो x कितना आ जाएगा, 16/2।
16/2, तो 2 8 जा 16, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8। आया कि नहीं आया यहाँ तक समझ में? तो अब देखो सीधी सीधी बात है कि आपको ये बॉक्स पता चल गया। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये 8 आ गया तो क्या अब आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा? बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो कॉमन डिफरेंस 8 - 13 -5 है, बोलो करेक्ट है? तो कॉमन डिफरेंस -5 है। तो अब तुम बताओ या ये वाला टर्म क्या होगा यार? तो देखो ये वाला टर्म निकालने के लिए ना आप 13 की हेल्प ले सकते हो। आपके पास सेकेंड टर्म है कितना 13, ये सेकेंड टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो अगर सेकेंड टर्म आपका 13 है तो सेकेंड टर्म निकालते कैसे थे अपन? a + d इज इक्वल टू 13, बोलो राइट और नॉट? सेकेंड टर्म कैसे निकालते? फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d। तो सेकेंड टर्म आपको दिया है यानी a + d इज इक्वल टू 13 है। तो अब मुझे बताओ d मालूम चल गया कितना -5, तो -5 मस्ट बी इक्वल टू 13, तो a कितना हो जाएगा 13 + 5 कितना हो गया 18। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो करेक्ट है? तो आपका फर्स्ट टर्म कितना आ गया 18। किसी का दिमाग बहुत अच्छा चलता है तो उसको पता चल गया अगर कॉमन डिफरेंस -5 है तो ऑफ कोर्स 18 में से -5 करके 13 आएगा। तो डायरेक्ट भी गैस कर सकते हो कि भाई हाँ ये 18 आएगा। अपन इसको बिल्कुल डायरेक्ट भी गैस कर सकते हैं क्योंकि 18 में से 5 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 13 आएगा, तो 13 में 5 ऐड करके 18 आएगा। बोलो करेक्ट है? हाँ। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, बोलो करेक्ट है? अरे बोलो, ये फर्स्ट टर्म है ना, तो क्या आपको a दिया है कितना 5। अब थर्ड क्वेश्चन से हम क्या करेंगे ना, जो चीज गिवन है उस पे ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन से जो चीज गिवन है उस पे ध्यान दो, जो नहीं दिया है उसको छोड़ो, उसकी टेंशन जान दो। देखो फर्स्ट टर्म दिया है 5, इसका मतलब a दिया है 5, और ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, और ये हो गया फोर्थ टर्म। यानी हमको फोर्थ टर्म दिया है। फोर्थ टर्म को कैसे लिखेंगे a4। फोर्थ टर्म दिया है कितना बताओ 9 2 जा 18 and 1 19, तो इट इज 19/2। बोलो करेक्ट है? अच्छा मुझे ये बताओ a4 को आप कैसे लिख सकते हो? अगर मैं a4 लिखना चाहूं तो a4 यही होगा a + 4 - 1 टाइम्स ऑफ d, राइट ना? अरे भाई ये देखो, अरे नहीं मैं पूरा बेसिक से ही बता देता हूँ। an का फॉर्मूला जब आप लोग करोगे तो शॉर्टकट मार सकते हो। an का फॉर्मूला अगर लिखोगे तो हो जाएगा a + n - 1 टाइम्स ऑफ d। तो अगर मुझे a4 निकालना है तो a4 क्या हो जाएगा a + 4 - 1 टाइम्स ऑफ d, करेक्ट है? अब ध्यान दो, क्या तुमको a4 मालूम है? अरे बोलो भाई, a4 की वैल्यू दी है कितना 19/2, तो a4 को रख दो 19/2, करेक्ट है? अब मुझे बताओ a भी मालूम है, a कितना मालूम है आपको 5, तो a की जगह 5 रख दूं, प्लस 4 - 1 कितना 3d। अब देखो साफ साफ दिख रहा है इस इक्वेशन से d निकल जाएगा, और अगर d निकल गया तो फिर एकदम चुटकियों में बन जाएगा क्वेश्चन की। चलो बताओ कैसे हो जाएगा? इसको ना डिवाइड कर देते हैं, है ना, क्यों टेंशन एलसीएम वगैरह की पाले। 19/2 कितना होता है 9.5, है ना? तो ये हो जाएगा 9.5, ये 5 को इधर लाएंगे तो -5 इज इक्वल टू 3d। बोलो करेक्ट है? तो ये कितना हो जाएगा 9.5 - 5 4.5 इज इक्वल टू 3d। तो d कितना आ जाएगा 4.5/3 विच इज 1.5। बोलो करेक्ट है? यानी कॉमन डिफरेंस आ गया आपका। बताओ कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1.5, करेक्ट है? अच्छे से आया यहाँ तक समझ में सबको? अब मुझे ये बताओ, 2 मिनट और देखो पेशेंस से, अभी तक देखियो ना, 2 मिनट और रुको पेन। अब देखो कॉमन डिफरेंस अगर 1.5 आ गया तो क्या मैं लाइन से टर्म बता सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस 1.5 है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 5 + 1.5 कितना हो जाएगा 6.5। आया समझ में? अगेन 6.5 + 1.5 कितना हो जाएगा 8। 6.5 + 1.5 कितना हो जाएगा 8.0, निकल गया। आया क्या समझ में? तो अब आप इक्वेशन ऐसे ही आप फोर्थ और फिफ्थ को भी आप कुछ ऐसा ही अप्रोच करो, जो दिया है उससे पहले इक्वेशन बना लो, उससे आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा,
कॉमन डिफरेंस निकल गया तो सारे टर्म्स निकल करके आ रहे हैं। आ रहा है ना समझ में क्या बोला? चलो बनाओ, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से।